प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता दावा यह भी करते हैं कि देश की क्या बात करते हो, अब हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। लेकिन देश का ही अगर माने तो यह सफर इतना आसान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी उम्र के 43 साल पूरे कर लिए। आज से ठीक 43 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी की यह नींव जनसंघ के खंडहर पर बनी थी। जनसंघ जो आजादी के बाद 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और माधव सदाशिव गोलवलकर के सामूहिक प्रयास के चलते अस्तित्व में आया था, उस संगठन ने 1977 में अपना विलय देश में लोकतंत्र बचाने के अभियान के तहत अन्य दलों के साथ कर लिया था। एक सामूहिक विपक्ष बना था जिसे जनता पार्टी के तौर पर इतिहास के पन्नों में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं कि हम 2 से 303 पर आज पहुंचे हैं, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। जब 1977 में जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में किया था तो उस आम चुनाव में जनसंघ से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने 93 सीटों पर जीत हासिल की थी। और जब 1980 में आम चुनाव बीच में ही हुए तो उसमें भी जनसंघ से संबंध रखने वाले नेताओं में से 16 नेता ऐसे थे जो लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे। इन 16 नेताओं के द्वारा ही सामूहिक प्रयास के माध्यम से एक संगठन अस्तित्व में लाया गया जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जानते हैं। वस्तुतः यह संगठन जो अस्तित्व में आया था वह अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के विशेष प्रयास का नतीजा था। अमूमन लोग मुंबई अधिवेशन की बात करते हैं, पर सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 4 अप्रैल को एक फैसले के तहत, जिसमें दोहरी सदस्यता को लेकर आपत्ति लगाई गई थी जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, तो उसके चलते हुआ 6 अप्रैल 1980 को। और जिस मुंबई अधिवेशन का हवाला दिया जाता है वह 28 दिसंबर 1980 को तकरीबन 8 महीने बाद आयोजित किया गया था। खूबसूरती की बात यह है कि इन 8 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस प्रकार का उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में भर दिया था कि वो तमाम व्यवस्थाएं जो 1980 में उस अधिवेशन के लिए की गई थी वो कार्यकर्ताओं को उत्साह के मुकाबले में बौनी पड़ गई थी। तकरीबन 40,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी 1980 में उस अधिवेशन में, और दोपहर तक ही तकरीबन 50,000 लोग पहुंच गए थे। और लालकृष्ण आडवाणी जी को सीधे मंच से आह्वान करना पड़ा था कि जो कार्यकर्ता नेता सक्षम है वह भोजन व्यवस्था अपने स्तर पर कर ले। पर वह भारतीय जनता पार्टी जब 1984 के आम चुनाव में उतरी तो महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। 2 सीटों से गुजरते हुए आज 302 सीटें देश की लोकसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की है। राज्यसभा में 93 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। अगर विधानसभाओं के स्तर पर बात करें तो तकरीबन 16 राज्यों में समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2018 में तो यह संख्या 21 राज्यों में पहुंच गई थी। इतना विस्तार हुआ कैसे है, इस पर तो बात करनी है। समझने की कोशिश ये भी करनी है कि क्या इस विस्तार के तहत, इस सफलता के तहत उन भावनाओं के साथ, उन संकल्पों के साथ, उन लक्ष्यों के साथ कोई समझौता तो भाजपा ने नहीं किया जो 1980 में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देश को बताया गया था। एक समय ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़ा वर्ग की बात ज्यादा करती दिखाई देती है, दलितों की बात करते हुए दिखाई देती है, आदिवासियों के सम्मेलन करते हुए दिखाई दे रही है। क्या इस वर्ग को जोड़ने की खातिर भाजपा का वर्तमान नेतृत्व उन लोगों के तप, त्याग, तपस्या को कहीं अनादर के साथ में व्यवहार तो नहीं कर रहा जिन्होंने वस्तुतः पार्टी को इस स्वरूप में लाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था? समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इस स्वरूप में हो रहा है कि आने वाले समय में इस देश में एक ही पार्टी का वर्चस्व रह जाने का खतरा पैदा हो गया है? हमारे साथ इन सवालों से रूबरू होने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं जो भाजपा की इस यात्रा के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और भाजपा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर एक तथ्यपरक चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ है, जो इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति में आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इच्छा व्यक्त की थी, क्या आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इच्छा पूरी हो रही है?
क्या उसी दिशा में देश आगे जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन जिस तरीके का संकल्प देश के सम्मुख व्यक्त किया था, 43 साल में भी उस संकल्प के साथ क्या पार्टी खड़ी है? इसे अपने ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारवान राजनेता, जिन्होंने स्वयं भी अपना पसीना, अपना खून इस पार्टी को समृद्ध करने में लगाया, ऐसे मेघराज जैन जी, पूर्व सांसद, वह हमारे साथ है। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं। जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी, प्रताप भानु शर्मा भी अपनी अलग चमक बिखेर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे, उस दौर में सांसद हुआ करते थे। जिस 16 सांसदों की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर 16 सांसद भाजपा के विपक्ष में बैठते थे। प्रताप भानु शर्मा को उस समय पर सत्ता पक्ष में बैठने का गौरव हासिल था। वो प्रताप भानु जी हमारे साथ में। हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, उन विचारों से हमेशा रूबरू हुए हैं जिन पर भाजपा चलने की बात कहती है। और इस सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम मेघराज जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले अटल जी के चर्चित भाषण और आज इस स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसके संक्षिप्त हिस्से देखें। जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेंगे। शिखर की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़े। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति। तो कुल मिलाकर बात इतनी है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कब तक खिलेगा, ये सवाल लोगों के ध्यान में आता है। तो मेघराज जी, आपसे जानना है केवल इतना है मुझे आज इस मौके पर कि जिस रीति पर चलने की,
जिस नीति पर चलने की बात स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, क्या आज 43 साल के बाद पार्टी उसी रीति और नीति पर है, या चुनावी सफलताएं हासिल करने के लिए उस रीति नीति को त्याग दिया गया है? ये सवाल जहन में आता है। क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप इस यात्रा के सहभागी हैं, केवल दर्शक नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अटल जी ने एक संदेश दिया जी, कार्यकर्ताओं को, पार्टी उसी पे चल रही है। जी, समय समय पर थोड़ी बहुत रणनीति बदलना पड़ती है, परंतु जो नीति है वो नीति नहीं बदली है और समाज आज जागरूक हो गया है। भाजपा ने जो काम करना चाहती थी, जो भाजपा ने कहा था, वो हमने करके दिखाया है और उसके कारण लोग भाजपा के साथ हैं। परिस्थिति बदलती है समय के साथ, तो नीति थोड़ी बहुत इधर उधर करना पड़ती है और मूल लक्ष्य जो है जी, वो न कार्यकर्ता और नेता कोई भी उसको भूला नहीं है। जी, हम उसी पे चल रहे हैं और उसी के कारण आज हम यहां तक पहुंचे हैं। जो अटल जी ने कहा था, मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं जी, और उसके कारण सारे देश भर के कार्यकर्ता और जनता, अब तो जनता ही एक प्रकार से कार्यकर्ता का रूप ले लिया है। सोशल मीडिया के जमाने में सारी बात जनता के सामने आ चुकी है और इसलिए जनता भाजपा के साथ खड़ी है। जनता ही भाजपा का काम कर रही है, कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। मेरा जी थोड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने आप को एक वैकल्पिक राजनीति के तौर पर इस देश में प्रस्तुत किया, तो जिन सिद्धांतों की बात की, जिन विचारों की बात की, पार्टी विद डिफरेंस की बात की, एक वर्ग है जो देश में महसूस करता है कि कहां रहा डिफरेंस। भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेसियों को आत्मसात करने के लिए जितने लालायित आप दिखाई देते हैं, जिन लोगों को आप पहले कटघरे में खड़ा करते हैं, अपने यहाँ आते ही गमछा पहनाने के बाद में उनके स्तुति गान में लग जाते हैं। तो आपसे सवाल है, क्या वाकई पार्टी विद डिफरेंस रही, या कुल मिलाकर जिस कांग्रेस पे आप आरोप लगाते थे ये सत्ता के लिए है, भाजपा के लिए भी एकमात्र लक्ष्य सत्ता में आना या सत्ता में बने रहना है? इसके लिए जिससे चाहे उससे समझौता करने के लिए तैयार है। जिनको गुनहगार बताते हैं उन्हीं को गले लगाने के लिए भी लालायित हैं। नीतीश कुमार जब खिलाफत में होते हैं तो आलोचना करते हैं, जैसे ही सत्ता में आना है तो उनके बिल्कुल गले लिपट जाते हैं। क्या कहते हैं मेघराज जी, विचार के प्रति अब उतनी कमिटमेंट, उतना समर्पण नहीं रहा? लक्ष्य के प्रति अभी भी निष्ठा वही है, अभी भी मन के अंदर संघर्ष की वही भावना है जी, पर खाली लड़ने से काम नहीं चलता है। जी, जो लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए सत्ता एक साधन है। जी, सत्ता हमारा साध्य नहीं है, सत्ता साधन है। अगर हमारे पास सत्ता नहीं होती तो 370 जी, धारा नहीं हटा पाते। हम बचपन से, जब से मैं जनसंघ से जुड़ा था, जी, नारा लगाते आए, कश्मीर हमारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जी, वो नारा ही लगाते रहते। जी, आज जब हम सत्ता में आए, ताकत के साथ आए, बहुमत के साथ आए, तो हमने 370 धारा हटाई। जी, ऐसे अनेक काम, भारतीय संस्कृति का आज जो उन्नयन हुआ है जी, वो हमारा लक्ष्य था। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है जी, कि इस भारत की संसद में खड़े होकर के कोई प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। जी, उस देश का प्रधानमंत्री जब रामलला के सामने साष्टांग दंडवत करता है, जी, जब त्रिपुट लगाकर शंकर भगवान को अभिषेक करता है, तो इस देश का सामान्य नागरिक, गांव का बुजुर्ग, गांव की बुजुर्ग महिला, बच्चे, नौजवान, आदिवासी, हर जो व्यक्ति है उसके मन में एक उत्साह जागृत होता है उसके कारण। जी, और लोग इसके कारण से भाजपा जो कहती है विकास का काम भी, केवल इतना नहीं, साथ साथ विकास का काम कर रहे हैं। जो सेना की मजबूती चाहिए, देश की सीमा सुरक्षित रहे, देश के अंदर अपना हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में जो काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं उस काम को। जी, उस काम को करने के लिए हमको कुछ थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, तो वो हम करके सबको साथ में लेकर के, आवश्यकता इस बात की वो करने के लिए हमारे पास सत्ता चाहिए। सत्ता साधन है, आज भी सत्ता साधन है, सत्ता के लिए हम नहीं है। हमारे लिए सत्ता जरूरी नहीं है,
सत्ता हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम जो अच्छे लोग हैं, यह शुरू से कहा गया है कि जो अच्छे लोग हैं वो एक साथ आए, सज्जन लोग इकट्ठे हों। तो अगर आदमी का मन बदलता है, उसके भाव बदलते हैं, वो बीजेपी के साथ आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। थोड़ा अचरज में हूं मेघराज जी, आप उम्र के जिस मुकाम पर हैं उसमें ऐसा लगता है कि आप जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे। आप बोल रहे सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, पर जहां सत्ता में नहीं होते वहां सत्ता में कैसे आए, इसके लिए जो कुछ भी जोड़ तोड़ होती है उसको लेकर सवाल है। सुबह 5 बजे शपथ दिला दी जाती है राजभवन में, तो ये सत्ता अगर लक्ष्य नहीं है तो ऐसा करने की नौबत क्यों आती है? मध्य प्रदेश में जनता आपको बहुमत नहीं देती है 15 साल सत्ता में रहने के बाद, तो फिर जाके क्या किया गया वो भी लोग देखते हैं। गोवा में आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो भी आप किस तरीके से जिनको मिस्टर फिक्सर बताते हैं उन्हीं के साथ में सत्ता में हिस्सेदारी कर लेते हैं। जिन हेमंत बिस्वा शर्मा को आप एक समय पे भ्रष्टाचार का शिरोमणि बताते हैं, उन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा के हवाले असम नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं। तो कैसे एतबार करें कि ये वही भाजपा है जो ठाकरे जी की थी, ये वही भाजपा है जो सुंदर भंडारी जी की थी, ये वही भाजपा है जिसका नेतृत्व अटल जी करते थे, ये वही भाजपा है जिसको लाल कृष्ण आडवाणी ने सींचा था, ये वही भाजपा है जिसके मुखिया मुरली मनोहर जोशी होते थे। सवाल तो उठेगा मेघराज जी, दिल नहीं कचोटता आपका? नहीं, स्वाभाविक बात है, परंतु ये वो भाजपा वही है, वही अटल जी की भाजपा है, वही भंडारी जी की भाजपा है, माननीय कुशवाहा ठाकरे की भाजपा है। उन लोगों ने जो हमको संस्कार दिए हैं वो संस्कार हमारे गए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की एक बात मुझे याद आती है जी कि जनता के हित के लिए अगर हमें नियम मर्यादा बनाना पड़ी तो भगवान राम का उदाहरण सामने रखकर हम मर्यादा बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उस पर चलेंगे। और जनता के हित के लिए अगर हमको उनको तोड़ना पड़े तो तोड़कर योगेश्वर कृष्ण का उदाहरण सामने रखकर हम और इसको करेंगे। पर लक्ष्य अपना जो है उस लक्ष्य को नहीं भूलेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अगर आप मर्यादा तोड़ते हैं तो वो योगीराज कृष्ण की होती है, कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी अगर करती है तो वो कंस नीति हो जाती है। बड़ा कौतूहल है। एक आखिरी टिप्पणी इस पे करें तो फिर मैं माननीय प्रताप भानु शर्मा जी के पास चलूं, आपके मित्र के पास। मैं एक शब्द बोलता हूं जी, ये जो हम कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं? जनता का हित, व्यक्तिगत हित नहीं है जी। इतने समय में भाजपा की सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार आई, पर हमको तो कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया जी। आज कांग्रेस के लोग एक से बाद जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक सिवा घोटाले के कांग्रेस ने किया क्या जी? देश के साथ, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस ने जी। आज जनता इस बात से, कांग्रेस आज कहां चली गई? उनके इन कर्मों के कारण गई है। और भाजपा को हम सजग हैं, जागरूक हैं। मोदी जी आज जो कर रहे हैं वो हम सबको इस बात के लिए हमेशा सतर्क करते हैं। और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जनता की सेवा करना, सबको साथ में लेना, सबका विकास करना, ये सब आज हो रहा है, लोग देख रहे हैं। और आज नौजवान क्या, महिलाएं, गांव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के पास भी हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया पे वो भी सक्रिय है। तो जनता सब देखती है बड़े हिस्से, और उसके कारण भाजपा के साथ है जनता। ये मुझे मेघराज जी अभिभूत है, जो भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। सत्ता में भी इसलिए रहना चाहते हैं कि जनता के लिए करना चाहते हैं, नहीं तो सत्ता के प्रति हमारा कोई आकर्षण थोड़ी है। तो प्रताप भानु जी आपके पास आते हैं, आपका आकर्षण तो केवल सत्ता ही रहा है। ऐसा देश को पूरी दमदारी के साथ भाजपा के द्वारा बताया जाता है। आज आपको अपनी गलती का बोझ हो रहा है कि सत्ता की चाहत में आपने अपनी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया, और जनसेवा को जब अपना लक्ष्य बनाया तो जनता ने भाजपा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज कितने शर्मसार हैं प्रताप भानु शर्मा जी आप, कि आपने क्या मिला था और कहां पहुंच गए, और इनको क्या था और ये कहां से कहां पहुंच गए। देखिए डॉक्टर हिमांशु साहब जी, हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं कि आपने अटल जी के उस भाषण को सुना दिया प्रारंभ में, जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय उन्होंने अपने विचार, अपना विजन और एक राष्ट्र के लिए समर्पित राजनीतिक दल बनाने की बात कही थी जी। और उसके साथ ही आपने नरेंद्र मोदी की भाजपा जो 2014 के बाद देश के जिस स्वरूप में आई है जी, उनके उद्बोधन से स्पष्ट होता है कितनी जीलियस है, कितना विद्वेष उनके मन में भरा है, कितने झूठे आरोप की राजनीति वो करते हैं। दोनों के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है जी। चाल, चरित्र और चेहरा
2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का बदलाया है उसका विवेचना आपने स्वयं कर दी है, तो मुझे ज्यादा विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है। आज सत्ता ही इनका लक्ष्य बन गया है। कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस पे झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, ये इनकी फितरत हो गई है। अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि 10 लाख करोड़ का जो गबन हुआ है, जो देश की जनता के साथ चीटिंग हुई अडानी के द्वारा, उस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बन सकती? संसद में क्यों बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं? अटल जी ने संसद में कहा था भाई 1996 में पार्टी बनती है, टूटती है, सत्ता आती है, जाती है, परंतु राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। आज क्या ये लोकतंत्र मजबूत करने की बात नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली ये 10 साल 43 साल मत कहिए, इसके पहले की 10 साल की बातें और नीतियां तो सब इन्होंने घटा बता दी, सबको दबा दिया, कोई उस पर अमल नहीं कर रहा। सत्ता प्राप्त, मेघराज जी ने भी यही कहा, सत्ता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस में लगाना, परंतु खुद के गिरेबान में नहीं देखना। आज कितना किस आर्थिक मैं प्रताप भानु जी बहुत विनम्रता के साथ आपको रोकना चाहूंगा, आप गुस्सा बहुत है। गुस्सा किस बात का है? भाजपा की सफलता को लेकर है या अपनी विफलता को लेकर है? जिन नरेंद्र मोदी पर आप सवाल उठा रहे हैं, जिस भाजपा को आप कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिसके चाल चरित्र चेहरे के बदलाव की आप बात कर रहे हैं, उसको इस देश की जनता का समर्थन है। उस नरेंद्र मोदी के साथ में देश की जनता खड़ी है। 30 साल बाद इस देश की जनता ने स्पष्ट तौर पर जनादेश दिया। किसको दिया? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में आप जिस प्रकार के आरोप अभी लगा रहे हैं, ये आप 2019 में भी लगा रहे थे। जनता ने क्या किया? 282 सीटें दी थी 2014 में, 303 सीटें दे दी 2019 में। फिर भी आप जनमत को मानने के लिए तैयार नहीं, जन भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं। क्या आप मानते नहीं है कि भले ही स्थापना के बाद 34 साल लग गए, लेकिन भाजपा ने इस देश की जड़ों को पहचान लिया, इस देश की जनभावनाओं को समझ लिया और उसके तहत जनता के साथ अपने आप को जोड़ लिया। क्या आपको नहीं लगता 137 साल पुरानी पार्टी को समय आ गया है 43 साल पुरानी पार्टी से सीखने और अपने अंदर परिवर्तन करने का? हिमांशु जी, 2019 का चुनाव आपके सामने है। किस तरह फर्जी राष्ट्रवाद निर्मित करके चुनाव लड़ा गया, किस तरह 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में चले जाएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, 5 लाख करोड़ का काला धन देश में वापस आ जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं और महंगाई पर लगाम, 40 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल हो जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ऐसे झूठे खोखले वादों पर ये चुनाव, इसको चुनाव लड़ना कहते हैं। ठीक है, हम हार गए, पर हमारे नेतृत्व ने, हमारे पार्टी ने कभी झूठे वायदे देश की जनता से नहीं करे, झूठे राष्ट्रवाद पे हमने वोट नहीं मांगे। हम क्या बात करते हैं प्रताप भानु शर्मा जी? कब दिया था आपने गरीबी हटाओ का नारा? हट गई देश से गरीबी? यहां पर आप दावा कर रहे हैं हमने कभी झूठा वादा नहीं किया। बताएंगे जरा आप? आज मनरेगा कांग्रेस की देन है, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस की देन है, गरीबों के लिए है ये, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस की देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की देन है, जो हमने कहा करके भी बताया। परंतु आप सब भ्रष्टाचार तुम्हें कांग्रेस पे दिखता है, सब विरोधी दल भ्रष्ट नजर आते हैं और आपकी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आप झूठे तंत्र को मजबूत करने की दिशा में जाने। तो प्रताप भानु जी, मैं एक आखिरी सवाल लेता हूं आपसे, उसके बाद में रमेश शर्मा जी के पास रुक करता हूं। क्या आप मानते हैं इस देश की जनता मूर्ख है? क्या आप मानते हैं इस देश की जनता नासमझ है? क्या आप मानते हैं इस देश की जनता प्रलोभन के तहत वोट का इस्तेमाल कर देती है? इस देश की जनता ने पिछले 9 साल से अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हवाले किया हुआ है। क्या आज इस मौके पर आपको इस बात का ईमानदारी से विवेचन करने की जरूरत है या विलाप करने की जरूरत है? विवेचन और विलाप में क्या भारा है प्रताप भानु शर्मा जी को उम्र के इस मुकाम पर? विवेचना करना चाहिए, विलाप करने से कोई मतलब नहीं है, पर सत्यता का दर्पण भी उस सत्तारूढ़ दल को दिखाना चाहिए। जनता के एक विपक्ष के नेता के नाते हम प्रतिपक्ष में हैं। यदि झूठे वायदे हो रहे हैं, जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो अब वो समय है
अगले चुनाव के पहले हम जागरूक कर दें। जी। और जागरूकता करना हमारा विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्षी पार्टी के रूप में, ये हमारा राजधर्म है जी। और यदि इनसे पूछे मोदी जी का राजधर्म कहाँ है, जी। जो अटल जी ने कहा था, आज तक उस राजधर्म को दफन कर दिया गया है। उस राजधर्म का जवाब लगातार गुजरात की जनता ने और फिर देश की जनता ने दिया तो है। कब तक अटल जी के उस एक बयान को पकड़कर रहेंगे प्रताप भानु शर्मा जी? अटल जी ने जो कहा था उसके बाद चुनाव हुए, गुजरात की जनता ने बता दिया हमारा जनमत, हमारा मत, हमारा समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ है, वो आज तक बना हुआ है। मैं रमेश शर्मा जी के पास चलता हूं। रमेश जी, क्या आपको वाकई लगता है कि जो प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं कि भाजपा की जो ये सफलता है वो झूठे वादों के आधार पर है, झूठे राष्ट्रवाद के आधार पर है? ये आप देख रहे हैं, समय गुजरने के साथ भाजपा ने अपने तरीकों को बदला, अपने मुद्दों को बदला, अपने संगठन के स्वरूप को बदला। कुल मिलाकर चुनाव को चुनाव की दृष्टि से देखा, विचार को विचार की दृष्टि से देखा। पहले ताकत जुटाई, उसके बाद विचार के क्रियान्वयन में ताकत लगाई। 2014 से 2019 का कालखंड में सरकार का तरीका अलग था। 2019 से लेकर 2023 में सरकार का तरीका अलग है। धारा 370 के संदर्भ में कोशिश 214 से 219 के बीच में नहीं दिखी, 219 के बाद दिखी। राम मंदिर के संदर्भ में दिखाई दे रहा है, 3 तलाक के संदर्भ में दिख रहा है। क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर दो चीज होती है किसी भी संगठन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जी। एक सिद्धांत और दूसरा व्यवहार। जी। मुझे जो लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो उन्होंने शपथ ली थी समंदर के किनारे और जिसमें मेघराज जी थे उस कार्यक्रम में जी। और निश्चित रूप से वो पांडाल में और नीचे सोए हैं, ये मैं एक पत्रकार के रूप में उपस्थित था उस पांडाल में। तो कुल मिलाकर के भाजपा के सिद्धांत में मैं कोई परिवर्तन नहीं देखता। जो बात उन्होंने सिद्धांत तय कही थी, आधारभूत सिद्धांत, भारत के राष्ट्रवाद को ऊपर लाने का, स्वाभिमान को ऊपर लाने का, स्वत्व को ऊपर लाने का, 370 की, राम मंदिर की, या गांव-गांव और शहर-शहर के जो क्रांतिकारी थे, जो वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको लाने का, ये सब भाजपा ने उस सिद्धांत पर कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन भाजपा के कुछ व्यवहारिक स्वरूप में परिवर्तन आया है। वो भाजपा का व्यवहारिक स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है उनकी रणनीति के तहत आया हो या समय के साथ बदलाव के लिए आया हो। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा के संस्थापकों में से वो जनसंघ के और जनसंघ कार्यालय में हम जब जाते थे तो चने और हमको जलेबियां कई बार वो खिलाया करते थे। यानी आप देख लीजिए, चने और फुटाने से कहीं ना कहीं, लेकिन आज वो चीजें थोड़ी सी बदलाई गई हैं और कहीं ना कहीं एक कल्चर, 5 स्टार कल्चर आ गया है। एक दूसरा परिवर्तन उनके व्यवहार में। एक बात बताइए रमेश जी, बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बदलाव आपको थोड़ा सा दिख रहा है क्या? चने से 5 स्टार, अगर ये थोड़ा सा है तो बड़ा बदलाव क्या होता है? तो मेरा एक अगला वाक्य तो और सुन लीजिए हिमांशु जी। जी। क्योंकि एक अगला वाक्य मेरा एक और है कि इससे पहले जब आरंभिक काल था भाजपा का, तब भाजपा का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे आयोजन भाजपा का कार्यकर्ता करता था और जुट करके करता था। और भाजपा के ऐसे नेता हैं कि जो आज भगवान जी की कृपा से बड़ी ऊंची पोस्ट पर हैं, मुझे नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं है। जैसे शिवराज चौहान। शिवराज चौहान पहले ऑटो में बैठ करके प्रचार करते थे कि सभा होगी और फिर सभा होने के बाद उसमें भीड़ जुटाने के लिए भाषण देते थे और फिर दूसरे लोग आते थे। लेकिन अब बहुत सारे काम इवेंट को, कंपनियों को और संस्थाओं को दिए जाने लगे। तो व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में सुविधा का जो वो सुख है वो बढ़ा है, लेकिन संगठन की शैली में परिवर्तन नहीं आया। संगठन की शैली में जो 1980 में हमने देखा है, 1984 में देखा है कि संगठन मंत्री किस प्रकार का होगा, अध्यक्ष किस प्रकार का होगा, कोषाध्यक्ष किस प्रकार का होगा, तो संगठन महामंत्री किस प्रकार का होगा, उस शैली में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। तो मैं समझता हूँ बहुत सा एक और चीज मैं देख रहा हूँ, हो सकता है वो रणनीति के तहत परिवर्तन हो। जैसे कि अटल जी का जो भाषण आपने सुनाया, उन्होंने समता की बात कही, संघ की शाखाओं में वो सरनेम नहीं लेते थे। तो कुल मिलाकर के जो एक नागरिक आचार संहिता की बात होती थी, नागरिक के एक स्वरूप की बात होती थी, आज भाजपा कहीं ना कहीं दलितों का सम्मेलन भी कर रही है, वनवासियों का सम्मेलन भी कर रही है, ओबीसी का सम्मेलन भी कर रही है। और जिस पर मैंने लेख भी लिखा था, मुझे वो पसंद नहीं आया था, उज्जैन के कुंभ में उन्होंने दलित साधुओं का एक अलग स्नान कराया। तो कुछ चीजों में जो परिवर्तन आ रहा है, तो मैं समझता हूँ हो सकता है उनकी रणनीति के तहत हो, समय के बदलाव के तहत हो,
लेकिन ये परिवर्तन भाजपा में देख रहा हूं। लेकिन एक बात है जो उसकी ताकत के लिए का केंद्र है, उसकी एक बात यह है, प्रश्न सत्य का और झूठ का नहीं है। प्रश्न इस बात का है, पिछले 1500 वर्षों से भारत में जो बहुसंख्यक है, जो बहुमत है, उसको कई बार लगता है कि कोई उसकी बात भी कहे। उस बहुमत को ये लगता है कि भाजपा या जनसंघ उनकी बात कहते हैं, इसलिए समर्थन बढ़ा। आप देख लीजिए, गांधी जी ने जब राम राज्य का नाम लिया तभी जनता उनके साथ उठ करके आकर खड़ी हुई। फिर कुछ निर्णय उनके ऐसे रहे, कांग्रेस के सरकार के कुछ निर्णय ऐसे रहे, वो हो सकता है सही हो, मैं उनको आपत्ति नहीं कर रहा, वो रणनीतिक के तहत भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे रहे जिनके उत्तर समाधान के रूप में आना चाहिए था। तो तब से विकल्प के रूप में एक छटपटाहट थी, अब जनता को विकल्प भाजपा में दिखा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हालांकि वो आपने प्रश्न मुझसे नहीं किया था, प्रताप भानु जी से किया था। आप अगर देख लें, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, भ्रष्टाचार की बात सबसे पहले अगर संसद में उठाई है तो फिरोज गांधी जी ने उठाई थी, वो नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री थे और उस समय मंत्री का इस्तीफा हुआ था। दूसरा, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब भ्रष्टाचार के आरोप केंद्रीय मंत्रियों पर लगे हैं, सत्तारूढ़ समर्थक सांसद भी गए हैं। तो आज भी जो समूह मनमोहन जी की सरकार में भ्रष्टाचार के कटघरे में था, वही समूह आज कटघरे में है। मनमोहन जी के समय भी कोई दूसरे समूह पर जो आज सत्ता में, उनमें से किसी एक पर उंगली नहीं उठी थी। तो कुल मिलाकर के 1956, 55, 57 से फिरोज गांधी जी से लेकर के आज तक जिस धारा में भ्रष्टाचार का आरोप चलता चला जा रहा है, उसी धारा के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसी धारा के लोग पकड़े जा रहे हैं। भाजपा के संदर्भ में भी तो आरोप है, उन आरोपों के संदर्भ में कोई जांच नहीं है, ये विपक्ष का प्रलाप है। लेकिन मेरे पास में अभी भाजपा पर केंद्रित ही बातचीत है, विचार से बदलाव के संदर्भ में बात है। और मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास रुक करना चाहता हूं। अटल आडवाणी, ये दो बात होती है, ऐसा लगता है दोनों साथ थे, पर विचार के स्तर पर दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे। अटल जी के दौर में भाजपा 16 सीटों से शुरू हुई थी, 2 सीटों पर रह गई थी। फिर आडवाणी जी का दौर आया और आडवाणी जी के दौर में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत भले ही ना जुटा सकी, पर इतना बहुमत जुटा ली कि और दलों के समर्थन से 5 साल सरकार चलाई। आपसे जानना ही चाहता हूं कि आज भाजपा किस रास्ते पर चल रही है? अटल के रास्ते पर चल रही है या आडवाणी के रास्ते पर चल रही है, या अटल आडवाणी को भूल किसी और रास्ते पर चल रही है, जिसे हमारे कई साथी बोलते हैं कि वस्तुतः एक बहुसंख्यक के संदर्भ में बात छोड़ दो तो कुल मिलाकर कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। तो राजकुमार जी आप बताएं, क्या है आपका आकलन बतौर भाजपा के 43 साल पर? हिमांशु जी, अभी आपने प्रताप भानु शर्मा जी से एक सवाल किया था जी, कांग्रेस की विफलता और भाजपा की सफलता जी, मैं उससे अपनी बात शुरू करता हूं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। अगर कांग्रेस ने इतनी बड़ी नाकामियां नहीं की होती, इतनी ज्यादा नाकामी नहीं रही होती उसकी जनता की अपेक्षाओं के संदर्भ में, तो भाजपा का वैसा उभार 2014 में नहीं होता जो हमने देखा। जी। दूसरी बात, भाजपा ने नारा दिया 2013-14 से कांग्रेस मुक्त भारत का जी, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, आपने भी 1-2 बार इशारा किया उसकी तरफ कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते भाजपा खुद कांग्रेस युक्त होती जा रही जी। कुल मिलाकर के जो आपने सवाल पूछा, ये भाजपा न अटल जी की है, न आडवाणी जी की है, न मुरली मनोहर वाजपेयी की है, न जनसंघ के संस्थापकों की मूल विचारधारा है, मूल राजनीतिक सोच वाली है। ये भाजपा वो है जो सत्ता के लिए क्या व्यवहारिक तरीका हो सकता है, समय समय पर क्या जोड़ तोड़। अटल जी का भाषण आपने सुनाया, उन्होंने 2 चीजें कही जी, कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करेंगे, हम पैसे और पावर के लालचियों को अपने यहां नहीं आने देंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं हो जी। आज हम देख रहे हैं 2014 के बाद से सरकार अपनी बनाने के लिए या दूसरे दल की गिराने के लिए जी, भाजपा को तोड़फोड़ से कोई परहेज। और जहां तक पैसे और पावर के लालचियों की बात है, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। जगदंबिका पाल, जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर अटल जी की सरकार को किन किन मुद्दों पर पानी पी कर नहीं कोसा, कल्याण सिंह की सरकार गिरवा के उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के मुख्यमंत्री वही बने थे जी। तो वहां से लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र आपने किया जी। और थोड़ा आगे चले जाए तो गोवा में 8 विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीत के आते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं।
तो ये समझ से परे है कि अचानक हृदय परिवर्तन होता है। हो गया तो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ लेते। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में बात कर ले, जनसंघ के संदर्भ में बात कर ले, या जनसंघ का जो नया अवतार है भाजपा उसके संदर्भ में, जो कोर एजेंडा था हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, उससे भटकाव नहीं दिखता। जी, मेघराज जी ने एक टिप्पणी की थी कि हमारा लक्ष्य नहीं बदला है, तो साध्य हमारा वही है, साधन बदल गए होंगे। हालांकि उस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि साध्य की पवित्रता साधनों की पवित्रता से ही तय होती जी, लेकिन वो गांधी जी का जमाना था, हम दूसरे युग में जी रहे हैं। तो भाजपा ने ये जरूर किया है 2014 से 19 और 19 से लेकर 23 तक जो हिंदुत्व का कोर एजेंडा था, जो राष्ट्रवाद का कोर एजेंडा था, चाहे आरएसएस का हो, जनसंघ का हो, या 1980 के बाद भाजपा का, उस पर काम किया है। 370 उसका उदाहरण है, 3 तलाक उसका उदाहरण है, सीएए उसका उदाहरण है, राम मंदिर की दिशा में जो काम चल रहा है वो उसका उदाहरण है। और आने वाले दिनों में आश्चर्य नहीं होगा 2023 में या 24 के शुरू में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में भी कदम बढ़ते हुए देखें। जी, लेकिन जो समता की बात या व्यवस्था परिवर्तन की बात थी, या नारों के संदर्भ में बात करें तो अच्छे दिन लाने की बात थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, मुझे लगता है वो नारे कहीं ना कहीं उतना प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नहीं आ पाए हैं जो आना चाहिए। जी, एक चीज जो मैं और कहना चाहता हूं वो ये, आपने भी जिक्र किया कि अति विश्वास, जी, आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब अति विश्वास बढ़ता है या अहमन्यता बन जाता है, जो कांग्रेस में 2014 तक चरम पर बोलती थी और अब भाजपा में कहीं कहीं भी लक्षित होने लगी, तो अक्सर आत्मघाती साबित। सत्ता ठीक है, भाजपा 2 सीटों से लेकर के आज 303 तक पहुंची, जी, देश के ज्यादातर राज्यों में उसकी सत्ता है, बड़ी सफलता है। लेकिन सत्ता का नशा सिर चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। एक पुरानी मान्यता है भारतीय संस्कृति में, जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, तो विनम्रता होनी चाहिए। आपने शिखर चढ़ा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सच है। लेकिन शिखर चढ़ना जितना मुश्किल होता है, शिखर पर बने रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा एक सवाल और है राजकुमार जी, फिर मैं वापस मेघराज जी के पास आना चाहता हूं। भाजपा 2014 से जिस शीर्ष पर दिखाई दे रही है, उसके लिए आप किसको उत्तरदायी मानते हैं? भाजपा के अपने विचार के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको मानते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत है उसको मानते हैं, संघ के द्वारा भाजपा को जो समर्थन है उसको मानते हैं, या गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपनी करिश्माई छवि पूरे देश में बनाई, उस छवि को भाजपा की इस सफलता के लिए मूल आधार देखते हैं? कौन है आपके अनुसार आज भाजपा जिस शिखर पर है उसका मूल कारण? कार्यकर्ता, वैचारिक प्रतिबद्धता, संघ का समर्थन, या नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि? क्या है राजकुमार सिंह का आकलन? मैं क्रम से बात करूं। जी, पहली बड़ी नाकामी कांग्रेस जी, कांग्रेस से लगातार देश की जनता का मोह भंग होता गया 1975 के बाद से। जी, सरकार में भले आती रही हो, जी, लेकिन कांग्रेस मन की पसंद कभी नहीं थी फिर 1975 के बाद। जी, दूसरा 77, 89, 96 जी, जो तीसरी धारा थी राजनीति की, समाजवादी लोकदली, जी, उसका जिस तरह से बिखराव हुआ, कांग्रेस के विरोध में वोट मांगे, कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी चलाई, जी, और उस बिखराव के चलते जो विश्वसनीयता उन्होंने अपनी गंवाई, मुझे लगता है एकदम खंडित हो गई। दूसरा, और इस पूरी प्रक्रिया के दौर में अटल आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, कार्यकर्ताओं का अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहना, जी, उसको छलांग लगाने का, जिसको लॉन्चिंग पैड कह सकते हैं, वो कहते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल या छवि निर्माण। जी, ये 4 चीजें मोटे तौर पर मैं देखता हूं। तो ये राजकुमार जी का आकलन है, पर मैं मेघराज जी अब वापस आपके पास रुक करना चाहता हूं। परिवारवाद, आज भी प्रधानमंत्री बहुत मुखर होकर बोले, पर परिवारवाद का मतलब क्या केवल गांधी परिवार है इस देश की सियासत में? बाकी अगर किसी भी परिवार को महत्व मिल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर संभाला जा रहा है, तो वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आएगा? यही भाजपा है।
इसी भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गले लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, उनके बेटे को भी साथ में विधानसभा का टिकट दिया, बेटी को सांसद का टिकट दिया। ये किस दायरे में आता है? तो क्या आप नहीं मानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ अब आपकी कथनी करनी में अंतर की तरफ आपका ध्यान नहीं है? कुल मिलाकर जो चुनाव में आपको मुफीद लगता है अब आप उस पर जाना चाहते हैं। यही अटल जी के दौर की भाजपा और आज की दौर की भाजपा का अंतर है। क्या कहते हैं मेघराज जी? थोड़ा अंतर है जी। कारण मैंने बताया आपको जी। अटल जी ने एक वोट के लिए सरकार छोड़ दी जी। एक नैतिकता का मापदंड तो जरूर खड़ा हुआ सामने जी। पर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जी। जनता त्रस्त होती रही। 70 साल तक जनता जो है परेशान रही, देश की मूल्य ध्वंस होते रहे। तो थोड़ा परिवर्तन हमने किया अपनी रणनीति में और उसके कारण हम सत्ता में आकर के अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी पार्टी को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। आपने वंशवाद की बात कही। वंशवाद मतलब ये है कि पार्टी के अंदर दूसरा कोई आदमी आएगा ही नहीं। पार्टी के मूल रूप पर अध्यक्ष, महामंत्री या और भी जो कोई पद है या कोई पद किसी को दे दिया खरगे साहब को, पर खरगे साहब की ताकत नहीं कोई अपने मन से कोई निर्णय ले सके। मैं बहुत विनम्रता से मेघराज जी आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये खड़गे जी के अधिकार की संपन्नता को लेकर आप इतने चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं है, नतीजे पर भी पहुंचोगे, खड़गे जी क्या कर सकते हैं? आपसे एक विनम्र सवाल है मेरा मेघराज जी, और उम्मीद करता हूं आप सही सवाल देंगे। ये जेपी नड्डा जी के पास में कितनी अधिकार संपन्नता है, थोड़ा इसके विषय में भी बताइए ना। जेपी नड्डा साहब की भी चर्चा, उनसे चर्चा होती है, सामूहिक रूप से बैठकर हमारे यहाँ चर्चा होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक आदमी के मन की बात चले, और ये देख रहे हैं हम। मैं मेघराज जी एक विनम्रता के साथ मैं आपसे उदाहरण साझा करता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में बैठा हूं। छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष बनने के बाद 2.5 साल का समय लगा जब जेपी नड्डा जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए, और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव पुरंदेश्वरी देवी जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी वो भी आई। तो जेपी नड्डा जी भी मौजूद थे, पुरंदेश्वरी देवी भी मौजूद थी, और पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह बता रही थी कि 2023 के आम चुनाव में पार्टी को कितना कमर कस के लड़ना है, पार्टी को वापस सत्ता में लाना है, जन अपेक्षाओं को पूरा करना है। और उसी दौरान पत्रकारों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया आदेश की शक्ल में, और उसमें बताया गया कि पुरंदेश्वरी देवी को पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी के पद से हटा दिया गया है और नए प्रभारी के तौर पर ओम माथुर को बना दिया गया है। अब आपसे जानना चाहता हूं माननीय मेघराज जी, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे इस अधिकार संपन्नता के विषय में, बहुत विनम्रता से। पार्टी के पदों में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, पर जैसा मैं कांग्रेस का बता रहा हूं, वंशवाद की बात जो बात चली थी, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं थे प्रधानमंत्री जी। और मंत्रिमंडल एक अध्यादेश पारित करता है और एक राजकुमार आकर उसको फाड़ के फेंक देता है। मनमोहन सिंह जी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाला काम कांग्रेस ने किया है। मुलायम सिंह जी के बेटे ही पार्टी के नेता बनेंगे, मायावती जी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। और धीरे धीरे अभी हमने देखा है, लगातार मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि बेटे को अगर टिकट दिया है तो बाप को नहीं देंगे। और मेरा मेघराज जी आपसे यही तो सवाल है, बहुत विनम्रता से। मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपके बोलने के बीच में व्यवधान पैदा कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, सवाल ऐसे है जिसे रोक नहीं पाता। सवाल इस बात का हो गया कि जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी भाजपा को मजबूत करने में, भाजपा को समृद्ध करने में, उनको आप बता दे रहे हैं कि आपको टिकट दिया, आपके बेटे को नहीं दे सकते, और बेटे को दिया तो आपको नहीं दे सकते। और जो आपको गरियाते थे, जो आपको कोसते थे, जो आपके संदर्भ में सवाल उठाते थे, वो जब आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो आप उनको भी दे रहे हैं, उनके बेटे को भी दे रहे हैं, उनकी बेटी को भी दे रहे हैं। ऐसा कमाल कैसे कर लेते हैं मेघराज जी? मैं बोल रहा हूं आपको कि धीरे 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 कोई भी चीज एक दिन में लागू नहीं होती है। व्यवस्था परिवर्तन करने में टाइम लगता है, और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। हमको बचपन से ये सिखाया गया कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है जी। पार्टी के जिन लोगों ने पार्टी को सींचा, काम किया, बड़ा किया, उन कार्यकर्ताओं को कहा गया कि भाई आप
अलग हट जाइए। गुजरात का उदाहरण है, सारा मंत्रिमंडल बदल दिया जी। लोगों का विद्रोह हो जाएगा, नहीं हुआ। सारे लोग काम में लगे, चुनाव लड़ा है सब लोगों ने, पार्टी की सरकार बन गई फिर से। हम लोगों के संस्कार में ये बात है कि अगर पार्टी के हित में हमको पीछे हटना पड़े तो हम हटते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता पीछे हटे हैं, बाकी जगह भी हो रहा है। धीरे धीरे समझा करके, लोगों को तैयार करके, बता करके उनको कहा जाता है नए लोगों को आगे आने दो, नया खून आगे आने दो। तो वो हमारे यहाँ पर लगातार ये प्रयास चल रहा है। बाकी बात जहां तक है नीतियों का प्रश्न है, सब सारा कहा गया कि पहले तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी, मैं कहता हूं बनिया ब्राह्मण की पार्टी नहीं, तब भी हमारे आदिवासी थे, वनवासी थे, हरिजन थे। जनसंघ के समय मैं आपको हमारे निमाड़ की बात बताऊं, 10 की 10 सीट हमने जीते थे निमाड़ में। बैतूल के अंदर हम जीते थे सीटें। बस्तर में हम उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, बस्तर में हम सीटें जीते थे, आदिवासी सीटें जीत के आते थे। तो ये सब सारा हमारा धार में हम जीत करके आते थे। ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं था, पर लोगों ने प्रचार प्रसार ऐसा था हमारे खिलाफ, हमारी उतनी ताकत नहीं थी। बनिया ब्राह्मण की पार्टी कहा गया, धीरे धीरे उससे हम निकले आज। तब कहा जाता है कि बनिया ब्राह्मण को छोड़ दिया। जिनको बोलना है वो बोलेंगे, हम अपने लक्ष्य के ऊपर दृढ़ हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक उलझन है मेघराज जी, इस पर थोड़ा बताएं। इतना अनुशासन लाते कहां से हैं? ये बात अचरज की है। अन्य किसी पार्टी में एक व्यक्ति को अगर मंत्री पद से हटा दो, बिफड़ जाता है, बिलख जाता है, तड़प जाता है। आपने सही उदाहरण दिया, गुजरात में पूरा का पूरा मंत्रिमंडल हटा दिया गया, कहीं से चूं की आवाज नहीं आई। मुख्यमंत्री हटाने के संदर्भ में उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री 6 महीने में बदल दिए, कहीं कोई आवाज नहीं है। आपसे जानना ये चाहता हूं, ये डर है, ये संस्कार है, भविष्य की संभावना है क्या, जिसके चलते आपके यहां ऐसे फैसले हो जाते हैं और वो फैसले स्वीकार हो जाते हैं? मूल रूप से मैं संघ का स्वयंसेवक हूं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लोग आए हुए भाजपा में ज्यादा लोग वो हैं। अब नए लोग भी आ रहे हैं, पर जो वातावरण बनता है पार्टी के अंदर, जो संस्कार बनते हैं, हम बैठते हैं आपस में चर्चाएं करते हैं, नया व्यक्ति भी धीरे धीरे उसमें ढल जाता है। हम ये लगातार हमारे बैठकें होती रहती है, जिले की बैठक, मंडल की बैठक, ऊपर प्रदेश का वर्ग होते हैं, शिविर होते हैं, उन सब में संस्कार की बातचीत होती है, आपस में चर्चाएं करते हैं हम लोग, ताकि उससे लोगों को, नए आने वाला लोग भी हमारे इसमें समरस हो जाए। और इस प्रकार का हो रहा है। कभी इक्का दुक्का छोटी मोटी घटना हो जाए तो कोई जनता साथ में नहीं जाती, जो व्यक्ति जाता है तो उसके साथ कार्यकर्ता नहीं जाता, और आखिर वो भटक कर लौट के वापस आता है। ऐसी 1-2 घटनाएं हुई है, परंतु सामान्यतया लोग एक संस्कार में ढल जाते हैं कि इस पार्टी का ये नियम है, इस पार्टी में ऐसा है, और हम लोग उनसे चर्चा करते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, आज मैं घर बैठा हूँ, लोग आते हैं मिलने के लिए, मैं उनको यही समझाता हूँ कि अपने पार्टी काम करना है। जब पार्टी कहेगी, जहां कहेंगी वहां जाके काम करेंगे, आखिरी क्षण तक काम करेंगे। ये संस्कार हमारे संघ के दिए संस्कार हैं, और बाद में भाजपा ने उसको अपने कार्यकर्ताओं के अंदर दिया। अब मैं प्रताप भानु जी आपके पास आता हूं, कुछ समझ पा रहे हैं? व्यक्ति से पहले दल और दल से बड़ा देश, और आपके यहां गुलाम नबी आजाद 75-77 साल के हो रहे हैं। एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दो तो 40 साल में शायद ऐसा कोई पद नहीं जो उन्हें मिला नहीं, पर इसके बावजूद भी बिलख कर आत्मकथा के नाम पर बता रहे हैं, कांग्रेस ने मुझे दिया नहीं जो मैंने कांग्रेस को दिया। हम खोजते रह गए कि कांग्रेस को उन्होंने क्या दिया और कांग्रेस से क्या लिया। क्या आपको नहीं लगता है भाजपा की सफलता के पीछे, भाजपा के शिखर के पहुंचने के पीछे अपने कार्यकर्ताओं को दिया हुआ संस्कार है? बड़े से बड़े नेता का भी दायित्व बदल जाता है, उसे स्वीकार लिया जाता है। आपके यहाँ छोटे से कार्यकर्ता का दायित्व बदल दो, चौराहे पर आ जाते हैं, पार्टी की इज्जत का जुलूस निकाल देते हैं। क्या कहता है प्रताप भानु जी, है ना अंतर? नहीं हिमांशु जी, डेफिनेटली अंतर है दोनों पार्टियों में। वहां डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबकी आवाज सुनते हैं, सबकी बात को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और जो पहले कहा कि पार्टी विद डिफरेंस, अब ये भाजपा पार्टी विद डिफरेंस नहीं रह गई है, पार्टी ऑफ 2 लीडर्स, मोदी और शाह की पार्टी हो गई है। और उसमें बाकी अब कार्यकर्ताओं का वो मान और सम्मान नहीं है। आपने अभी बताया, हमारे राजकुमार जी ने भी कहा कि जितने भ्रष्ट आचरण मोदी सरकार ने इस 5 साल के जो अभी पीरियड चल रहा है इसमें करें,
सरकारों को हटाने के, दल बदल के, कांग्रेसियों को नीचा दिखाने के, कांग्रेस को भाजपा को कांग्रेस युक्त बनाने के इतने प्रयास या इस तरह की कभी भी भ्रष्ट आचरण भाजपा के अंदर कभी देखने को नहीं मिला था। और जहां तक आप देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आज इनको टूल बनाकर कांग्रेस नेताओं पर आक्रमण करने के लिए चुन चुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। राहुल गांधी से ये इतने डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, डरा हुआ सत्ता है कि उनके ऊपर कहीं आप गुलाम नबी आजाद को टूल बना के यूज कर रहे हो, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत हल्के स्टेटमेंट। बड़ा अजीब सी बात है प्रताप भानु जी, आप आज भी शायद समझने को तैयार नहीं। 75 साल 77 साल के हो रहे गुलाम नबी आजाद, आपके कितने ही दशकों तक महासचिव रहे, कितने ही दशकों तक मंत्री रहे, आप आरोप लगा रहे हो वो टूल बन गए। हम सवाल कर रहे हैं आपके नेता टूल क्यों बन जाते हैं, इसके संदर्भ में आप बात नहीं करना चाहते। आपके लिए विचार का विषय है कि नहीं है ये तो आप तय करें, पर मैं इसे विस्तार देना चाहता हूं और रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। जिस राह पर भाजपा चल रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने 50 साल के संदर्भ में भी बात की और आगे के 25 साल के लिए भी बात की। क्या देख रहे हैं आप भाजपा का भविष्य और भाजपा के रहते हुए अन्य विपक्षी दलों का भविष्य? हम एक दलीय शासन की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा अब 400 पार की बात कर रही है। कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस 400 पार की बात को? देखिए, निश्चित रूप से उनकी बात को तो गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन एक बात मोटे तौर पर आप अगर देखें, कांग्रेस को देखें, कांग्रेस को 1967 के चुनाव के बाद देखें, तो चूंकि कांग्रेस का जो विरोधी वोट था वो विभाजित रहता था, और जैसे ही कांग्रेस का विरोधी वोट एकाग्र होकर के होने लगा, कांग्रेस को खतरा हो गया। तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी तब तक अच्छी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी जब तक भाजपा का विरोधी वोट अलग अलग कॉर्नर पर जाएगा। और जैसे ही भाजपा का विरोधी वोट कहीं एक केंद्र पर आएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, आप अगर सत्तारूढ़ दल के वोटों का प्रतिशत देख लें, कांग्रेस का भी देख लें, जब कांग्रेस पूरे देश में सत्ता में रही या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, तो जो टोटल वोट का परसेंटेज है उसमें सारा का सारा खेल निहित होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का कार्यकर्ता दूसरे दलों की तुलना में अपेक्षाकृत अनुशासित होता है और वो चीजों को सहता है। लेकिन ये बात नहीं है कि भाजपा में विद्रोह नहीं होता। शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में विद्रोह किया, उमा भारती ने मध्य प्रदेश में विद्रोह किया, कल्याण सिंह भी नाराज हो गए थे उत्तर प्रदेश में, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जिनने भी मध्य प्रदेश में अलग पार्टी बना ली थी। अरे बड़ा अंतर है रमेश जी, ये जितने उदाहरण आप दे रहे हैं ना, ये 2014 से पहले के हैं। भाजपा का शिखर 2014 के बाद शुरू होता है। 2014 से पहले तो जूझती भाजपा है, 2014 के बाद में भाजपा से जूझते हुए बाकी दल हैं। 2014 से 2023 में देखिए कोई आवाज निकल रही है, कहीं से कोई विरोध का स्वर ऐसा दिख रहा है? सर्बानंद सोनोवाल दोबारा जिताकर लाते हैं असम में, पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते और कोई आवाज नहीं निकालते। विप्लव देव इन चुनाव से पहले हटा दिए जाते हैं, कोई आवाज नहीं निकलती। तीरथ सिंह रावत 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अचानक हटाए जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 महीने में, तीरथ सिंह रावत, आवाज नहीं निकलती। गुजरात में विजय रूपाणी अचानक हटा दिए और सारे मंत्री हटा दिए, जो मेघराज जी बता रहे हैं। आपने देखा कोई आवाज निकली? तो ये जो भाजपा बनी है, ये जो भाजपा का स्वरूप है, क्या इसका मुकाबला कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कर पाएंगे? ये सवाल है ना, इस पे कहिए ना। अच्छा, मेरी दृष्टि में 2014 के बाद की भाजपा और 2014 के पहले की भाजपा में कोई अंतर नहीं है। आप अगर देखेंगे, वोटों की रफ्तार देखेंगे, अपवाद स्वरूप देख लें 2004 के मत का प्रतिशत जो 2085 से बढ़ना शुरू हुआ है, वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है कि सीटों में कम ज्यादा हुआ है, तो लेकिन स्थिति में उसको परिवर्तन नहीं मानता। लेकिन ये बात ठीक है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व चेहरा आया, वो लोगों को ऐसा लगा कि ये डायनामिक चेहरा जैसा आया। तो इसके कारण, और दूसरा एक और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष में मान लीजिए इस समय अगर कोई भाजपा से नाराज भी हो, तो विपक्ष की किस पार्टी में जाएगा? उसको अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा। तो जब तक विपक्ष में किसी एक दल का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक अब भाजपा से कोई विद्रोह नहीं होगा। तो भाजपा अभी तो निरंतर उसमें आगे बढ़ती चलेगी। और लेकिन मोटे तौर पर भाजपा को अगर नुकसान होगा तो वो किसी विपक्ष के कारण, किसी विद्रोह का कारण नहीं होगा।
भाजपा का नुकसान भाजपा की किसी ना किसी गलती पर होगा। तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर संगठन के स्तर पर भी, सत्ता के स्तर पर भी भाजपा को इस बात के विचार करने की आवश्यकता है कि वो कौन से बिंदु हैं जिसको लेकर के लोगों में नाराजगी हो सकती है। और वो जो नाराजगी कार्यकर्ता में विशेषकर हो सकती है, जैसा कि आपने खुद उदाहरण दिया मौर्य जी का, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगंतुकों को आकर के और वोटों की टिकट देने की बरसात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका जो अपना कार्यकर्ता है जिसने चना चरौंजी से पार्टी को खड़ा किया है, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं भाव तो आता जो है। मूल कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं चुनावी सफलता हासिल करने के लिए जब हाशिए पर किया जाता है, उसी तरह रमेश शर्मा जी इशारा कर रहे हैं। पर रमेश शर्मा जी ने बात की थी वोटों के प्रतिशत के संदर्भ में, तो राजकुमार जी आखिरी दौर की बातचीत है। वोटों के प्रतिशत के संदर्भ में कहानी इतनी सरल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 1999 में जब वो अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी तब 23.8 था, और जब कामयाब नहीं रही तो 22.2 था। कोई बड़ा अंतर नहीं आया था, 1.5% का अंतर था। लेकिन जब मजबूत नेता का नारा देते हुए लालकृष्ण आडवाणी का चेहरा सामने किया गया, देश ने भाजपा को सिरे से खारिज किया और मात्र 18.8% वोट मिला था। पर 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने 31.3% वोट हासिल किया था। पर आपने कह दिया कांग्रेस की विफलता इस सफलता के संदर्भ में महत्वपूर्ण कारक रही। पर 2019 में जो वोट आया है वो 37.7% है। क्या उस 38% के करीब वोट को कांग्रेस की विफलता के तौर पर देखें या नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पर देखें? क्या आप नहीं मानते हैं कि दरअसल इस 43 साल के सफर में संगठन से ज्यादा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का कद उसका करिश्माई नेतृत्व हो गया है? जो करिश्माई नेतृत्व किसी समय कांग्रेस की ताकत हुआ करता था, नेहरू के रूप में, इंदिरा के रूप में, वह करिश्माई नेतृत्व इस देश में नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा को प्राप्त हो गया है। वो असल ताकत है, वो सफलता की बुनियाद है। देखिए हिमांशु जी, जैसे आपने कहा कि 22-23% वोट भाजपा का था जी, और उसको अगर 37% तक ले गए तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ले गया या उनकी जो छवि थी वो ले गई। जी, फर्क वही है, जो भाजपा का जो काडर था, जो परंपरागत वोट था, वो उतना ही था। जी, लेकिन आपको एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो आपका वोट नहीं है, जो फैन सेटर्स है या दूसरे दलों का वोटर है, जो कमिटेड नहीं है, वोट करता है, उसको आकर्षित कर सके। वो काम नरेंद्र मोदी की छवि ने किया, उनके नेतृत्व ने किया, उनके नारों ने किया, उनके भाषणों ने किया। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने लगातार जिस तरह का भटकाव दिखा है जी, और एक राजनीतिक दल से कांग्रेस सत्ता तंत्र बन गई। अभी अब जो फर्क की बात कर रहे थे हम लोग, कांग्रेस से भाजपा में बगावत नहीं होती, कांग्रेस में हो जाती है। बड़ा फर्क है क्योंकि भाजपा में जो पॉलिटिकल स्कूलिंग होती है वो आरएसएस से शुरू होती है, तब लोग भाजपा में आते हैं। तो वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो इसमें दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, और हम लोगों ने शायद एक बार पहले भी चर्चा की थी कि आज सबसे बड़ा जो यूएसपी है बीजेपी की, जो बाकी दलों के मुकाबले उसको बहुत आगे खड़ा करती है, वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, उनका आकर्षण है। आज 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी है जी। अगर विकल्प ढूंढने चलेंगे तो 11 नंबर से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो फिर सवाल इस बात का है कि राजकुमार जी, पिछले 15, 20, 25 दिन से नरेंद्र मोदी बार बार एक बात कह रहे हैं कि लोगों ने मेरी सुपारी दे दी है, ये चाहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बात क्यों आ रही है? किसने कहा कि मोदी जी की कब्र खुदेगी? और इस देश में रहने वाले किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहते हैं कि उसकी कब्र खुदेगी और हम बर्दाश्त कर लें? देखिए, अगर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे, जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व छवि है जी। ये बात अपोजिशन को भी समझ में आ रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से सरकार पे हमला नहीं है, भाजपा पे हमला नहीं है, निशाना सीधे नरेंद्र मोदी पे है। अगर नरेंद्र मोदी की साख पर कहीं निशान लगता है, खरोंच लगती है, तो वो उस जो फासला है उसको कम करेगी। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है राजकुमार सिंह जी की। तो मैं अब मेघराज जी आखिरी टिप्पणी के लिए जाऊंगा। हमारी चर्चा आखिरी में इस निचोड़ पे पहुंच रही है कि सब कुछ है, पर कुल मिलाकर आप भले ही कहते रह गए व्यक्ति से
पहले दल, दल से बड़ा देश, पर 43 साल के सफर में समझ में ये आया सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्तित्व, कुल मिला के नेहरू इंदिरा के बाद अब नरेंद्र मोदी सबसे महत्वपूर्ण। इसे अपनी पार्टी की उपलब्धि के तौर पर देखते हैं या चुनौती के तौर पर देखते हैं? आखिरी टिप्पणी आपसे। आपकी बात से मैं सहमत हूं जी। ये भारत जो है यह व्यक्ति पूजक देश रहा है जी। हमारे आदर्श राम रहे हैं, कभी कृष्ण रहे हैं, कभी गांधी जी को माना, कभी नेहरू जी को माना, कभी विवेकानंद को माना। तो दल भी साथ में चाहिए, फौज भी साथ में चाहिए। राम जी समर्थ थे पर वानर की फौज तो साथ में चाहिए थी। इसी प्रकार संगठन अगर मजबूत रहा, कार्यकर्ता समर्पित रहे और एक करिश्माई नेतृत्व जैसा मोदी जी के बारे में कहा जाता है जी, तो फिर सफलता बढ़ती जाती है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। व्यक्ति पूजा अपने यहाँ पर प्रारंभ से हिंदुस्तान में लोगों का एक स्वभाव रहा है। अटल जी थे, सारे देश अटल बिहारी बोल रहा है, हम लोग नारे लगाते थे। तो अटल जी को हम लोगों ने एक हीरो बना के रखा था, थे भी अटल जी वैसे, तो सारे देश में एक मान्यता थी अटल जी की, पर वोट उतना नहीं हो पाया था। और धीरे धीरे हमने अपना, जो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा रणनीति में बदलाव किया। और अटल जी जो गुजरात में किया मोदी जी ने, और जिस प्रकार गुजरात में मोदी जी को एक कांग्रेस ने खलनायक बनाने की कोशिश की, उनको जिस प्रकार का टारगेट झूठे आरोप लगाकर किया गया, और जिस धैर्य और शांति के साथ उन्होंने हर बात का 8-8 घंटे बैठकर जो है जवाब दिया, कभी इसके बारे में गुस्सा नहीं किया, वो सारी बातें जनता के दिल और दिमाग में है। इससे मोदी जी की छवि बनी, जो काम किया उससे छवि बनी, वो छवि भी साथ में है और संगठन भी है। कुल मिलाकर हम मर्म पे पहुंचे तो हम परिवार के संदर्भ में खिलाफत की बात करते थे, व्यक्ति के संदर्भ में खिलाफत की बात करते थे, लेकिन इस देश के चरित्र के अंतर्गत एक व्यक्तित्व के संदर्भ में आकर्षण रहता है। तो भले ही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में गांधी परिवार को निशाने पर लेना रहा, पर वक्त गुजरने के साथ में स्वयं नरेंद्र मोदी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इस सत्य से इंकार नहीं कर सकता। 43 साल के सफर के बाद अगर भाजपा सफलता के शिखर पर दिखाई देती है तो उसमें लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, संघ का संस्कार है, विचारों के प्रति आग्रह है, पर इसके बावजूद भी चमत्कारिक सफलता के पीछे मूल जो तत्व है वो नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि है। उस करिश्माई छवि को अब निशाने पर लिया गया है, जिसके संदर्भ में हमें राजकुमार सिंह जी ने कहा, देखना यह है कि क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि को आघात पहुंचा पाता है या वस्तुतः उसका आघात नरेंद्र मोदी की छवि को और विस्तार देता है। गुजरात के संदर्भ में अनुभव यह बताता है कि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिशों ने और निखारने का काम किया। देश के संदर्भ में इतिहास दोहराएगा या कोई नया इतिहास बनाएगा, पर इतना तय है कि 1980 में अस्तित्व में आई हुई भाजपा अभी भविष्य को लेकर भी संभावनाएं पैदा किए हुए है। उसका सफलता का शिखर कहां जाकर रुकेगा, हमें जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भाजपा की सफलता का सिलसिला अभी थमा नहीं है। 303 पे पहुंच के वो थके नहीं है, रुके भी नहीं है, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं 2024 के संदर्भ में। तो उनकी उम्मीद, उनके अरमान को लेकर ही समर्पित हमारा आज का शेर कहता है कि सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। शहबाज ख्वाजा ने जो ये पंक्तियां जिस भी उद्देश्य से लिखी गई थी, अभी भाजपा के संकल्प को मुफीद लगती है। हमारी शुभकामनाएं भाजपा को, हमारी शुभकामनाएं विपक्ष को भी। जो भी करें देश के लिए करें, देश के लोगों के लिए करें। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।